हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक नई क्लास को लेकर आए हैं आप लोगों के लिए EMRS PGT कॉमर्स के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं EMRS जो PGT कॉमर्स है उसको हम लोग बात करते हैं तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल में जो वैकेंसी आई हुई हैं उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसमें कई जो सब्जेक्टों में वैकेंसी आई हुई हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो हम लोग करने वाले हैं कॉमर्स में अकाउंटेंसी की तैयारी को करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बिजनेस स्टडी करेंगे। मतलब हम लोग कॉमर्स की जो कॉमर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो वैकेंसी आई हुई हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। तो कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आई हुई हैं उसको अच्छी तरीके से करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे भी संबंधित बहुत सी क्लासें मैंने पहले ही आप लोगों की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने सिलेबस की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखिए कि सिलेबस मतलब कि सिलेबस क्या है इसका। अगर हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से इसकी तैयारी करें और कहाँ से करें, इस प्रकार का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से उसको जाकर देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि मैंने आप लोगों को डिटेल में क्लास में आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगर आप लोग MCQ की मांग करते हैं तो MCQ में मैंने पहले ही क्लासें बना दी हैं आप लोगों को कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं अपनी। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि लेखा शास्त्र में, लेखा शास्त्र हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और ये हम लोगों की क्लास नंबर 1 रहने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोग वैकेंसी जो आई हुई है इनकी अच्छी तरीके से तैयारी करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कि सिलेबस में हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये देखो हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जर्नल पेपर आता है और एक होता है आप लोगों का सब्जेक्ट का पेपर। सब्जेक्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस में, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा होगा स्क्रीन पर कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इनके कई तरीके की जो चीज़ें हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मीनिंग की बात करते हैं, बुक कीपिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो एक एक करके एक एक पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं। किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं किया जाएगा, जितना भी पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी बात करेंगे। जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल एसपी एजुकेशन के नाम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखांकन का परिचय। लेखांकन का परिचय हम लोग करने वाले हैं और ये जो वैकेंसी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो EMRS PGT का जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि भूमिका, तो इनकी भूमिका को हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एसपी एजुकेशन में मैंने काफ़ी प्ले लिस्ट बना दी है, आप लोग अच्छी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमिका की बात करते हैं। तो भूमिका में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुस्तक पालन और लेखांकन का जो जन्म है एवं विकास व्यापार के जन्म और विकास के साथ जुड़ा है। अगर बुक कीपिंग की बात करें और अकाउंटिंग की बात करें तो इसका जन्म या विकास की बात करते हैं तो व्यापार के जन्म के साथ और विकास के साथ इसका जो संबंध है वो जुड़ा हुआ है। भारत में अगर हम लोग बात करते हैं भारत में, और यहाँ पर मिस्र लिखा हुआ है, यहाँ इसमें टाइपिंग एरर थोड़ी सी ज़्यादा है। भारत में अगर हम लोग बात करें, मिस्र में बात करें, जो प्राप्त अभिलेख हैं भारत में और मिस्र में जो प्राप्त अभिलेख हैं तथा ग्रंथों में हिसाब किताब रखने की क्रिया का वर्णन मिलता है। क्योंकि भारत में जो अभिलेख मिले हैं और मिस्र में जो अभिलेख मिले हैं, बेबीलोनिया में जो अभिलेख मिले हैं और ग्रंथ मिले हैं, उनमें हिसाब रखने की क्रिया का वर्णन मिलता है। भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में वैदिक युगीन, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वैदिक युगीन लिखा हुआ है, वैदिक युग की बात करते हैं तो भारत में वैदिक युगीन लेखांकन का जो वर्णन है वो मनु संहिता में है। मनु संहिता, इसको याद रखिएगा कि भारत में अगर पूछा जाता है कि लेखांकन का वर्णन है तो वैदिक युगीन जो लेखांकन है उसमें किस में वर्णन है, तो उसमें याद रखिए कि उसमें मनु संहिता में इसमें वर्णन है, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त जो है, हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त जो शिलालेख हैं, यहाँ पर शिलालेख लिखा हुआ है, शिलालेख का निर्माण
निर्माण लागत का लेखा है। जहाँ पर जो अगर हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, हड़प्पा की बात करते हैं, तो खुदाई से जो प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ पर भी जो मकान बने हुए हैं या फिर कोई चीज़ बनी हुई है, अन्नागार बने हुए हैं, स्नानागार बने हुए हैं, तो वो भी एक लागत की बात करते हैं, तो लागत का लेखा वहाँ पर मिलता है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो कौटिल्य, यहाँ पर एक बात रखिए कि यहाँ पर एक विद्वान का नाम है, तो उनका नाम है कौटिल्य, जिसे हम लोग कह सकते हैं विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम है, और इन्हीं का नाम हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। तो कौटिल्य जी ने जो पुस्तक लिखी है, कौटिल्य लिखित पुस्तक में हिसाब किताब रखने का वर्णन किया गया है। तो जो कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम अगर हम लोग बात करते हैं तो कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो अर्थशास्त्र लिखी गई है। तो कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अर्थशास्त्र, और इसमें सबसे पहले हिसाब किताब रखने की विधि का वर्णन किया गया है। हिसाब किताब रखने की विधि का जो है वो वर्णन किया गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो आधुनिक जो पुस्तक पालन प्रणाली का जो जन्म है वो 1494 में कहाँ पर हुआ है, तो 1494 में इटली के वेनिस नामक शहर में हुआ है। तो इस बात को मैंने पहले ही आप लोगों को बोल्ड लेटर में और रेड मतलब कि कर दिया है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें, कि इस बात को अंडरलाइन करिएगा कि आधुनिक, अगर वर्तमान समय की बात की जाती है तो आधुनिक पुस्तक पालन जो प्रणाली है, पुस्तक पालन को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग का जो जन्म है, या फिर हाँ जन्म ही है, तो 1494 में इटली के वेनिस नगर में हुआ है। इस प्रणाली के जन्मदाता का नाम अगर पूछा जाता है तो प्रसिद्ध गणितज्ञ की बात करते हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ कहें चाहे हम लोग दर्शन शास्त्री कहें, उनका नाम जो है वो लूकास पेसियोली साहब हैं। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है उनका नाम लूकास पेसियोली है। उन्होंने 1494 में डी कंप्यूटिसेव स्क्रिप्ट्स नामक पुस्तक लिखी थी। डी कंप्यूटिसेव स्क्रिप्ट्स नामक एक पुस्तक लिखी थी, नामक पुस्तक वेनिस से प्रकाशित की, जिसमें सर्वप्रथम पुस्तक पालन प्रणाली के सिद्धांतों और नियमों का वर्णन किया गया था। अगर पूछा जाता है कि बुक कीपिंग का सबसे पहले सिद्धांत, बुक कीपिंग प्रणाली कहाँ से, किस पुस्तक से ली गई है, तो याद रखिए कि डी कंप्यूटिसेव स्क्रिप्ट इस पुस्तक का जो विमोचन है, इसका प्रकाशन है, अगर हम लोग बात करते हैं तो वेनिस में कहाँ हुआ है, इटली के वेनिस नगर में हुआ है, ठीक है। इसने किया है तो लूकास पेसियोली साहब ने किया है। अगर हम लोग बात करते हैं तो 1543 में हाजू ओल्ड कैसल ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस बात को भी याद रखिएगा कि इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है और किस सन में किया है, क्योंकि जो मोस्ट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। आधुनिक समय में अगर हम लोग बात करते हैं तो आधुनिक समय में पुस्तक पालन की समाप्ति के बाद पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक समय में पुस्तक पालन की समाप्ति के बाद कौन सा कार्य प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। और लेखांकन का कार्य प्रारंभ होने के बाद लेखांकन की समाप्ति के बाद अंकेक्षण की क्रिया, ऑडिट का क्रिया शुरू होती है, ऑडिट की क्रिया प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले हम लोग पुस्तक पालन होता है, पुस्तक पालन जिसे बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग के बाद अगर पूछा जाता है तो लेखांकन होता है, और लेखांकन के बाद अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर अंकेक्षण होता है, जिसे हम लोग ऑडिट कहते हैं, ऑडिट, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को भूमिका बताई है, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है कि पुस्तक पालन का अगर हम लोग बात करते हैं वैदिक युग में मनु संहिता में इसका वर्णन है। साथ ही मोहनजोदड़ो की खुदाई से और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त शिलालेखों पर जो निर्माण है वो लागत का लेखा है। और जो है कौटिल्य साहब हैं, कौटिल्य लिखित पुस्तक जो है अर्थशास्त्र में हिसाब किताब रखने की विधि का वर्णन किया गया है। आधुनिक पुस्तक पालन का जो जन्म है वो 1494 में इटली के वेनिस नगर में हुआ है। इस प्रसिद्ध पुस्तक के जो गणितज्ञ हैं उनका नाम है लूकास पेसियोली साहब। उन्होंने यह पुस्तक 1494 में इटली के वेनिस नगर में प्रकाशित की थी। अगर पूछा जाता है कि इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो हाजू ओल्ड कैसल साहब ने किया था। कब किया था, तो 1543 ईस्वी में किया था। पुस्तक पालन के कार्य के बाद कौन सा कार्य प्रारंभ होता है, तो लेखांकन का कार्य, और लेखांकन के कार्य समाप्त के बाद क्या होता है, तो अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है, इस बात को याद रखिएगा कि अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पुस्तक पालन का, हम लोग बार बार एक वर्ड पढ़ रहे हैं पुस्तक पालन का मतलब होता है बुक कीपिंग। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा के बुक कीपिंग की रचना जो है वो बुक तथा कीपिंग के योग से हुई है। मतलब यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है हम लोगों का बुक का मतलब पुस्तकें और कीपिंग का मतलब रखना। तो यहाँ पर बुक का जो अर्थ है वो पुस्तकें या वही का मतलब यहाँ पर वही जो है
वही का मतलब यहाँ पर बुक्स से है, ठीक है। वही का मतलब यहाँ पर बुक्स से है, बुक्स, ठीक है। और वही मतलब कि पुस्तक या वही, तथा कीपिंग का अर्थ जो है वो रखना है। कीपिंग का यहाँ पर क्या है, रखना या फिर नियमानुसार पालन करना। तो सबसे पहले हम लोगों ने पुस्त पालन को पढ़ा। पुस्त मतलब कि पुस्त मतलब पुस्तकें, पुस्त मतलब यहाँ पर पुस्तकें, और पालन का मतलब यहाँ पर पुस्त प्लस पालन, और पुस्त प्लस पालन मतलब पुस्तकें रखना, पुस्तकें रखना। तो पुस्तकों को अच्छी तरीके से नियमानुसार रखना या पालन करना क्या कहलाता है, पुस्त पालन कहलाता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें प्रत्येक व्यवहार का लेखा जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार निश्चित उद्देश्यों से व्यवहार के दिन ही कर लिया जाता है। इसकी प्रारंभिक इकाई जो है वो रोजनामचा प्रविष्टि है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्त पालन की प्रारंभिक इकाई का नाम क्या है। तो पुस्त पालन की प्रारंभिक इकाई का जो नाम है वो रोजनामचा है। रोजनामचा को हम लोग जर्नल कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत रोजनामचा में प्रविष्टि करना, खाता बही में खतौनी करना, और इनका योग करना, और इनका योग करना और शेष निकालना। यहाँ पर लिखा हुआ है शेष निकालना, बैलेंस निकालना, ये इसमें अंतर्गत आता है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुस्त पालन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या काम करते हैं। पुस्त पालन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या काम करते हैं, तो पुस्त पालन के अंतर्गत हम लोग लिख लेते हैं पुस्त पालन के अंतर्गत होने वाले काम। पुस्त पालन के अंतर्गत मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसा पढ़ाऊंगा जैसे पेड कोर्सों में पढ़ाते हैं, ठीक है। पुस्त पालन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है हम लोगों का रोजनामचा में प्रविष्टि करना, मतलब जर्नल में प्रविष्टि करना सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम होता है खाता बही में खतौनी करना। खाता बही में खतौनी करना। मैं जर्नल भी आप लोगों को करके सिखाऊंगा, और खाता बही भी बनाऊंगा, और शेष भी निकालूंगा, सारी बातें आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। खाता बही में खतौनी करना, इनका योग करना और शेष निकालना, योग करना और शेष निकालना। तो ये काम होते हैं इसके अंतर्गत, पुस्त पालन के अंतर्गत हम लोग ये काम करते हैं। अगर पूछा जाता है कि तलपट हम लोग इसमें बनाते हैं, पुस्त पालन में तलपट बनाते हैं, तो याद रखिए पुस्त पालन में तलपट नहीं बनाते हैं। हम लोग तलपट जो बनाते हैं वो लेखांकन में बनाते हैं, ठीक है। तो तलपट बनाने के पूर्व तक के सभी कार्य पुस्त पालन में किए जाते हैं। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि तलपट बनाने से पहले के जितने भी काम होते हैं, तो ये सारे के सारे काम पहले होते हैं। सबसे पहले हम लोग जर्नल करते हैं, उसके बाद हम लोग जर्नल से खाता बही में खतौनी करते हैं, उसके बाद उनका योग निकालते हैं और उनका शेष निकालते हैं। बस यहाँ तक करते हैं। ये सारे के सारे काम हम लोगों के किस में आते हैं, तो ये सारे के सारे काम हम लोगों के पुस्त पालन में आते हैं, और उसके बाद के जो काम होते हैं वो लेखांकन में आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह लेखांकन का आधार है, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद ही लेखांकन शुरू होता है, तो जब तक नींव नहीं भरेगी तब तक मकान कैसे बनेगा। तो नींव का ये काम करते हैं, ये एक तरीके से नींव है, ठीक है। ये मकान की एक तरीके से नींव है। उसके बाद हम लोग और नाम काम करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि पुस्त पालन की क्रिया के बाद लेखांकन कार्य आरंभ होता है। बिल्कुल क्लियर है, पुस्त पालन की क्रिया के बाद लेखांकन कार्य आरंभ होता है, और पुस्त पालन को बही खाता भी कहते हैं। पुस्त पालन को यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि यह बच्चों को लगता है कि हमें आता है, और हो सकता है आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी तरीके से मालूम होंगी, लेकिन हम लोग शुरुआत से पढ़ने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को आती भी होंगी, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, और पीजीटी में ये सभी बातें कॉमन होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुस्त पालन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं फैक्ट की बात करते हैं, कि कुछ उद्देश्य तो ऐसे होंगे कि आप लोगों को आराम से पता होते हैं, और कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं कि जो समझ में नहीं आते हैं कि ये उद्देश्य लेखांकन के हैं या पुस्त पालन के हैं। तो उन उद्देश्यों की हम लोग बात करने वाले हैं, और मैंने कहा है कि मैं पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है, चाहे आता हो या ना आता हो। पुस्त पालन के उद्देश्य की बात करते हैं या फिर लक्ष्य की बात करते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर उद्देश्य लिखा हुआ है कि देनदारी और लेनदारी का ज्ञान होता है।
पुस्तक पालन से हमें क्या होता है कि अगर हम लोग डेली वाइज लिखेंगे और डेली वाइज पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा कि नॉलेज ऑफ डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स, कि हमें कितना लेना है, कितना देना है, कितना उधार दिया है, कितना हमने नगद दिया है। तो इस प्रकार की हमें सभी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कितना हमने उधार खरीदा है और कितना हमने उधार बेचा है, इस प्रकार की जानकारी हम लोग देनदारों और लेनदारों का ज्ञान होगा हमें। दूसरी बात हम लोग अगर बात करते हैं तो क्रय, विक्रय और अंतिम रहतिया का ज्ञान होगा हमें। नॉलेज ऑफ परचेज, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम लोग डेली वाइज लिखेंगे और लिखने से हम लोगों को क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमने इतना माल बेचा है, इतना माल हमने उधार बेचा है, इतना माल हमने नगद बेचा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर उद्देश्य की, कि नगद रोकड़ और बैंक शेष का हमें ज्ञान होगा। नॉलेज ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, हमें इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आय तथा व्यय का ज्ञान, आय तथा व्यय का ज्ञान, तो नॉलेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमें नॉलेज होगी किसकी, तो हमें नॉलेज होगी अपने इनकम की और एक्सपेंसेस की, कि हम कितने खर्चे करते हैं, कहाँ कहाँ खर्चे करते हैं, हमने किस महीने में किस तारीख को कितना कितना खर्च किया है, क्योंकि हर बात हम लिख रहे हैं। मान लो हम लोगों ने मजदूरी दी है तो हम लोगों ने एंट्री डाली होगी वेजेज अकाउंट डेबिट, और 2 में लिखेंगे हम लोग कैश। मान लो अगर हम लोगों ने कैश दी है तो कैश से, नहीं तो बैंक से दी होगी। तो इस प्रकार से हम लोग एंट्री डालेंगे और उसमें रुपए भर देंगे। तो हमें क्या होगा कि हम लोगों को अपनी आय और व्यय की जानकारी होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि लाभ हानि का ज्ञान होगा। लाभ हानि की जानकारी भी हमें होगी, क्योंकि हम हर चीज़ को ध्यान से लिखेंगे, अच्छी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हम लोग खाता बही में भी लिखेंगे, खतौनी भी करेंगे, शेष भी निकालेंगे, योग भी करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पूंजी का ज्ञान होगा हमें, कि हमने किस प्रकार, हमें पूंजी का ज्ञान होगा, कि नॉलेज ऑफ कैपिटल, कि हम लोगों ने कितनी पूंजी लगाई है, कहाँ लगाई है, ठीक है, हमारी पूंजी कितनी बची। इस प्रकार से हम लोगों को सारी जानकारियाँ मिलेंगी। उसके बाद अगर हम लोग और भी बात करने वाले हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि आर्थिक स्थिति की हमें जानकारी होगी, कि नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि संपत्तियों और दायित्वों का हमें ज्ञान होगा, कि संपत्तियों और दायित्व, हमारे पास एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि न्यायालय में प्रमाण होगा, क्योंकि हम लोग डेली वाइज लिखेंगे तो हमारे पास एक प्रूफ रहेगा, कि प्रूफ इन द कोर्ट हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि कर का ज्ञान होगा, कि हम लोग नॉलेज ऑफ टैक्स के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो कॉमन चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि पुस्तक पालन के उद्देश्य क्या है, ये कभी नहीं लोग कराते हैं। बहुत ही कम टीचर जो हैं वो ये बताते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को मानते हैं, आप लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पहले से ही टीचर हैं, लेकिन हम लोग फिर भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो लाभ हानि का ज्ञान होगा, पूंजी के ज्ञान होगा हम लोगों को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति का हमें ज्ञान होगा, संपत्ति और दायित्वों का ज्ञान होगा, न्यायालय में प्रमाण के रूप में हम लोग प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद कर का हमें ज्ञान होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि पुस्तक पालन की हम लोग विशेषताएं क्या क्या हैं, पुस्तक पालन की जो विशेषताएं हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पर एक एक अच्छी तरीके से करके मैंने आज आप लोगों को पुस्तक पालन के बारे में कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूटने वाला नहीं है। पुस्तक पालन हो, चाहे लेखांकन हो, चाहे किसी की भी बात करें, हम लोग जितना भी पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में मैंने बनाया हुआ है अकाउंटेंसी का, आप लोग अच्छी तरीके से बना सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग से बना हुआ है 22-23 क्लासों का, उसमें आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं पुस्तक पालन की, सबसे पहली विशेषता क्या है कि पुस्तक पालन का जो कार्य है वो निश्चित नियमों के आधार पर नियमित, क्रमबद्ध, शुद्ध, स्पष्ट और सुव्यवस्थित ढंग से निश्चित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे विशेषता की बात करते हैं कि पुस्तक पालन में सभी प्रकार के व्यावसायिक लेन देनों, आर्थिक घटनाओं का लेखा होता है। मतलब आर्थिक घटनाएं भी होती हैं जो पैसे से संबंधित होती हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप ईमानदार हैं तो आप इसको पुस्तक पालन में लिखेंगे क्या, अपनी जर्नल एंट्री में लिखेंगे आप ईमानदार हैं, क्योंकि उसकी कोई आर्थिक घटना नहीं है, क्योंकि उसका कोई पैसे से संबंधित बात ही तो नहीं है। आप ईमानदार हैं, आप विश्वासशील हैं, इस प्रकार की बातें यहाँ पर हम लोग नहीं लिखते हैं। ये व्यावसायिक लेन देन, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये व्यावसायिक लेन देन नगद होते हैं, उधार हो सकते हैं और भविष्य संबंधी लेन देन से संबंधित होते हैं। ये बात भी क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट जो है विशेषता की बात करते हैं कि पुस्तक पालन व्यावसायिक लेन देनों को लिखने की प्रारंभिक अवस्था है, तो इस बात को याद रखिएगा कि पुस्तक पालन प्रारंभिक लेन देनों के लिखने की जो है अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसे लेखांकन कहते हैं, उसे पुस्तक पालन कहते हैं।
तो इस बात को याद रखिए कि उसे पुस्तपालन कहते हैं। अगर हम लोग चौथे विशेषता की बात करते हैं तो इसमें लेखों की उचित वहीयों में लिखा जाता है। इसमें जो लेखे किए जाते हैं वो उचित वहीयों में लिखे जाते हैं। उचित वहीयाँ जैसे मान लो कि कैपिटल के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जर्नल के लिए हम लोग जर्नल बुक बनाते हैं, उसके बाद सेल्स बुक अलग होती है, परचेज बुक अलग होती है। इस प्रकार से हम लोग बुकें भी बनाते हैं और कभी कभी अकाउंट भी बनाते हैं। कैश बुक में जैसे हम लोगों को कैश बुक भी हम लोग बनाते हैं। कैश बुक हम लोगों की 3 प्रकार की होती है। अगर हम लोग परचेज बुक भी बनाते हैं, सेल्स बुक भी बनाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग परचेज रिटर्न बुक भी बनाते हैं, उसके बाद हम लोग सेल्स रिटर्न बुक भी बनाते हैं। तो हम बुकें भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, पूरी की पूरी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो है लेखों का उचित वहीयों में लिखा किया जाता है। सेल्स का हम लोग सेल्स में करेंगे, परचेज का हम लोग परचेज में करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 5वीं नंबर विशेषता की पुस्तपालन की वहीयों की प्रकृति तथा संख्या व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर व्यवसाय बड़ा है तो संख्याएं जो होगी वो ज़्यादा होगी, अगर व्यवसाय छोटा है तो वहाँ संख्याएं कम होगी। अगर हम लोग 6वीं नंबर विशेषता की बात करते हैं, 6वीं नंबर विशेषता में लिखा हुआ है कि पुस्तपालन की वहीयों के द्वारा व्यवसाय के अतीत की स्थिति और परिणामों की जानकारी हमें मिलती है। और उसके बाद 7वां नंबर पॉइंट जो लिखा हुआ है कि पुस्तपालन में लेखा करने की विभिन्न प्रणालियां हैं। जैसे हम लोग एकहरा प्रणाली है, एकहरा लेखा प्रणाली है, दोहरा लेखा प्रणाली है, भारतीय लेखा प्रणाली है, ब्रिटिश लेखा प्रणाली है। तो इसको हम लोग सभी को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। एकहरा प्रणाली भी बताएंगे आप लोगों को, दोहरा लेखा प्रणाली भी बताएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम लोग मोस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट जो है वो आप लोगों की दोहरा लेखा प्रणाली है। इसी पर डबल अकाउंटिंग सिस्टम भी बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 8वें नंबर विशेषता की बात करते हैं तो पुस्तपालन जो व्यावसायिक लेन देनों के आर्थिक परिणामों को पुस्तपालन की वहीयों से जाना जा सकता है। जैसे कुल क्रय की बात करें, कुल विक्रय की बात करें, कुल नगद की बात करें, नगद संपत्तियां दायित्व आदि की स्थिति हमें जानकारी की प्राप्ति होती है। अगर हम लोग 9वीं विशेषता की बात करते हैं तो पुस्तपालन जो है वो विज्ञान और कला दोनों है। इस बात को तो आप लोग 100% नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और बहुत से बच्चों को ये अब सरल भी लगने लगा है क्योंकि आया हुआ है बार बार, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 2 विशेषताएं और रह जाती हैं आप लोगों की कि पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई जो है वो रोजनामचा है, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बताई हुई है। और इसमें जो लेखे हैं किसी विशेष समय या अवधि से संबंधित होते हैं। जैसे हम लोग दिन की बात करें, सप्ताह की बात करें, महीना, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि। इसमें लेखे जो होते हैं वो कई प्रकार से हो सकते हैं। कई लोग दिनों के हिसाब से करते हैं, कई लोग सप्ताह में करते हैं, सप्ताह के हिसाब से, कई लोग महीनों के हिसाब से करते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से लेखे रख सकते हैं, लेकिन रखने का कोई कंडीशन नहीं है। दिन के हिसाब से भी रख सकते हैं, सप्ताह के हिसाब से भी रख सकते हैं, महीना के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोगों ने आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या समझा और क्या क्या जाना। सबसे पहले हम लोगों ने लेखांकन का परिचय में सबसे पहले हम लोगों ने पुस्तपालन को उठाया और अच्छी तरीके से पढ़ा, क्योंकि पुस्तपालन के बाद ही हम लोगों का लेखांकन हम लोगों का प्रारंभ होता है। क्योंकि हम लोगों का सिलेबस में ही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही हम लोग करेंगे और किया है हम लोगों ने कि भूमिका सबसे पहले पढ़ी हुई है कि पुस्तपालन की भूमिका क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पुस्तपालन का अर्थ समझा, अर्थ को जाना। उसके बाद हम लोगों ने पुस्तपालन के उद्देश्य अच्छी तरीके से किए और लक्ष्य इसके बारे में हम लोगों ने बात की। उसके बाद हम लोगों ने पुस्तपालन की विशेषताओं की बात की, या फिर हम लोग तत्व की बात करते हैं। तो तत्व भी हम लोगों के अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोग बीकॉम की भी तैयारी करते हैं तो बीकॉम की तैयारी अगर आप लोग करते हैं तो यही आप लोगों का चैनल है। आप लोग अच्छी तरीके से इस बीकॉम की तैयारी भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बीकॉम में हम लोगों ने सेमेस्टर, अगर हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं तो सेमेस्टर फर्स्ट में हम लोगों ने आप लोगों की 3 क्लासें करवाई हुई हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों की जो क्लासें हैं वो आप लोगों की व्यावसायिक सांख्यिकी की क्लासें आप लोगों की आप लोगों की चल रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने व्यावसायिक सांख्यिकी की आप लोगों की क्लास चल रही हैं। अगर हम लोग बात करते हैं व्यावसायिक संप्रेषण की भी क्लासें आप लोगों की चल रही हैं। आप लोग कम्युनिकेशन की क्लासें करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर और भी क्लासें चल रही हैं, वो हैं आप लोगों की व्यावसायिक संगठन की भी क्लासें आप लोगों की चल रही हैं, जिसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर की, अगर हम लोग बात करते हैं बीकॉम अगर हम लोग 5th सेमेस्टर की बात करते हैं तो इसमें भी आप लोगों की कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लासें चल रही हैं, ऑडिटिंग की क्लासें चल रही हैं। आप लोगों की सारी क्लासें, मतलब कैसे मैं कहूँ, आप लोगों की पूरी क्लासें आप लोगों की अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलने वाली हैं। चाहे थ्योरी की बात करें, चाहे हम लोग न्यूमेरिकल की बात करें, बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे आप लोगों की और भी क्लासें करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लेखांकन के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं और MCQ भी बीच बीच में आप लोगों को करवाएंगे, लेकिन मैंने MCQ पहले ही करा दिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग और भी कराएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।